ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बुंदेलखंड का पठार, जो कि मुख्य टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। मेरा नाम इंजीनियर डी के राठी है। तो पहले तो देखते हैं कि यह बुंदेलखंड का पठार किस जगह पर स्थित है या कहाँ इसका विस्तार है। इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, वह पूछा गया है यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में। तो बुंदेलखंड के पठार की जो स्थिति है, पहले तो उसके बारे में देखते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है, यानी कि दोनों ही राज्य के अंतर्गत इसके जिले आते हैं जहां बुंदेलखंड स्थित है। तो भौगोलिक रूप से यदि हम नक्शे की बात करें तो उसके ऊपर आप देख लीजिए कहां पर यह स्थित है। तो मैं एक बार मैप बना देता हूं। यहां मैं बना रहा हूं मध्य प्रदेश, और फिर हम उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए जो हिस्से होंगे उनके बारे में। यहां पर ये हो गया मध्य प्रदेश। थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से एलेबरेट कर देता हूं। और यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ तो कौन कौन से जिले पड़ेंगे इसके अंदर, और यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। तो ये जो जिले पड़ते हैं, क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे यहाँ पर झांसी, ये यूपी में है, और इसी का जुड़ा हुआ क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया। यहाँ पर हो गया ललितपुर। तो दोनों के अंदर कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। पहले यूपी का देख लेते हैं। इधर झांसी, जालौन, इसके बाद इधर की तरफ हो गया महोबा। महोबा से इधर की तरफ अगर हम चलेंगे तो बांदा। बांदा के ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमीरपुर। फिर हो गया यहां पर चित्रकूट। तो यहां पर कौन कौन से आ गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, ध्यान रखना है। और जैसे एमपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया, उन्होंने यह पूछ लिया कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है इसके अंतर्गत शामिल है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा दतिया। और जहां ये ललितपुर लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे 2 पड़ेंगे, एक तो सागर और यहाँ पर है दमोह। इसके अलावा नया जिला जो बना है निवाड़ी, यहाँ पर निवाड़ी। इसके बराबर में है टीकमगढ़। टीकमगढ़ टीकमगढ़ के बराबर में है छतरपुर। छतरपुर के बराबर में पन्ना, और पन्ने के बराबर में रीवा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ये जिले आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों राज्यों के अंदर जो कुल जिले हैं लगभग बराबर हैं, और यह क्षेत्र जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है, जिसमें दोनों राज्य के ये जुड़े हुए जिले आते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया।
फिर आगे अगला हमारा बिंदु इसके अंदर कि इसकी जो ऊंचाई है वह क्या है। तो इसकी ऊंचाई जो है वह 300 मीटर से लेकर और 600 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई पड़ेगी। और जो सर्वोच्च बिंदु है वह पड़ता है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, जिसका नाम है सिद्ध बाबा। तो सर्वोच्च शिखर जो है वह है सिद्ध बाबा शिखर। और इसके बारे में हमने जब भी पढ़ा था, जब मैंने आपको कराया था भारनेर के बारे में, तो सिद्ध बाबा शिखर जो है यह 1172 मीटर की ऊंचाई वाला शिखर है। और चूंकि यह हिस्सा जो है जिस बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं यह भारनेर श्रेणी के अंतर्गत भी आता है, इसीलिए फिर यह भारनेर पर्वत श्रेणी का भी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंचा शिखर कहलाता है। तो यह होगी इसके बारे में विशेषताएं। फिर आती है कि ये बुंदेलखंड जो है इसके निर्माण कब हुआ और इसमें किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो यह समझ लीजिए कि जो प्रोटोजोइक काल है, अर्थात जो 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर और 2.5 अरब वर्ष पूर्व का जो समय है वही समय है जब इसका निर्माण हुआ। यानी कि ग्रेनाइट और जो नीस है, प्राचीन भूभाग है, उसी का ये हिस्सा है। तो यदि हम इसकी चट्टानों की बात करें तो इसकी चट्टानें जो हैं वह हैं प्राचीन भूगर्भिक संरचनाएं हैं, भूगर्भिक संरचनाएं। और यह जो समय होगा इसका समय कब होगा, इसको हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, या यूं कह लीजिए उस समय पर इसका निर्माण हुआ था। तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि इसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं इस काल के दौरान। तो ये जो समय है, इस समय पर जो चट्टानें हैं वह हैं ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट, नीस। और यदि हम इन चट्टानों की बात करेंगे तो ये किस प्रकार की चट्टानें हैं, यह आग्नेयी चट्टानें हैं, आग्नेयी यानी कि इग्नियस रॉक्स हैं। और इसी के अंतर्गत अन्य चट्टानों के नाम भी आएंगे। यानी कि इसके अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं वह मुख्य रूप से भवन निर्माण के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो चट्टानों के बारे में कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी है वह किस प्रकार की है, यानी कि मृदा किस प्रकार की है। तो यहाँ पर जो मृदा है वह मिश्रित है, किसकी, काली और लाल मिट्टी की सम्मिश्रित, काली एवं लाल मिट्टी का मिश्रण है, और मिट्टी का मिश्रण। तो इसकी उपजाऊपन जो है वह बहुत अधिक नहीं है, परंतु खेती मोटी अनाजों की खेती के लिए उपयोगी है। तो यहाँ तो इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर मोटे अनाज ही क्यों होते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें जो हैं यहाँ की कृषि को सीमित करती हैं, और वह कारण क्या है वो देखते हैं। तो हमने मिट्टी जब पढ़ी है तो उसके साथ ही हम यहाँ पर दो चीजें और कर लें ताकि हमारा ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। एक तो हम करते हैं वनस्पति के बारे में, और ऊपर हमने पढ़ा था ग्रेनाइट, तो इसी से जुड़ी हुई पॉइंट आएगा। तो जो वनस्पति है वह वनस्पति यहाँ पर किस प्रकार का है, वह इसकी जलवायु के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जलवायु जो है वह किस प्रकार की है, तो यदि हम जलवायु की बात करें तो यह उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, शुष्क
पर्णपाती वनों के कारण, शुष्क पर्णपाती वन है। और ये वन हमें किन क्षेत्रों में मिलते हैं? जलवायु से मैं इसलिए जोड़ रहा हूं इसको कि इसमें जो ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं वह किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जहां 70 सेंटीमीटर से लेकर और 100 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा होती है। तो यह क्षेत्र जो है वार्षिक वर्षा, तो इस दृष्टि से यहाँ पर वर्षा जो है वो सीमित मात्रा में होती है। और यदि हम भारत का भौगोलिक नक्शा बनाकर मैं आपको यह दिखाना चाहूं कि यह किस तरीके से बनता है, तो वह इस प्रकार से है कि वर्षा के आधार पर भारत का जो वर्गीकरण है वह किस तरीके से होता है। तो भारत के वह क्षेत्र जहां पर 60 से लेकर या 70 से लेकर और 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है उसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और जहां पर बरसात जो है वह 100 से लेकर और 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक होती है उसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो इस दृष्टि से जरा मैं इसको बना देता हूं ताकि हम उसको पूरा क्लियर देख सकें। तो इसका वर्गीकरण इस प्रकार से है कि यदि मैं इस तरीके से यहाँ पर यह बनाऊं तो ये हो गया हमारा क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत ये दो क्षेत्र आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 100 से लेकर और 200 सेंटीमीटर तक का जो वार्षिक वर्षा का क्षेत्र है ये तो कहलाता है आर्द्र। और आर्द्र के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें बंगाल, झारखंड, ओडिशा, यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो यह तो आ जाते हैं उस क्षेत्र में जहां पर वर्षा जो है वह 100 से 200 सेंटीमीटर है, यानी कि समुचित मात्रा में वार्षिक वर्षा होती है। और जो ये दूसरा हिस्सा है जिसको हम कर रहे हैं ये वाला, तो ये क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का ये हिस्सा जहां पर हम बुंदेलखंड पढ़ रहे हैं, तो इनके मैदानी क्षेत्रों और पठारी क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वह तुलनात्मक कम होती है। इस दृष्टि से यहाँ पर जो वनस्पति है वह भी इस प्रकार का है जिसका भी हमने जिक्र किया। वनस्पति किस प्रकार? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और इन वनों के उदाहरण कौन से आते हैं? इन वनों के जो उदाहरण हैं वह कौन कौन से वृक्ष आते हैं इसमें? तो तेंदू, जिसका इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, तेंदू, खैर, महुआ, नीम, ये वृक्ष हैं जो मुख्यतः इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसलिए वन यहाँ पर जो मौसम है वह अधिकांश समय पर जो है गर्म और शुष्क रहेगा और वार्षिक वर्षा जो है वह भी सीमित है। तो इसका परिणाम क्या आया? इसका परिणाम यह आया कि इस क्षेत्र में जो कृषि है उसमें वह कृषि वर्षाधीन कृषि है, यानी कि इस पे सिंचाई के लिए वर्षा पर ही आधारित है और इसलिए कृषि यहाँ पर आजीविका आधारित है। वर्षाधीन खेती, वर्षाधीन मतलब इसको कहते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर, यानी कि सिंचाई के लिए यहाँ के किसान जो हैं वह वर्षा पर ही आश्रित हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर कृषि जो है वो आजीविका कृषि है, यानी कि उत्पाद जो है वह इतना अधिक नहीं है कि जिससे बाजार में बेचकर बहुत कमाई की जा सके। तो आजीविका सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है और इसी को जोड़ते हुए यहाँ पर पशुपालन। तो पशुपालन दूसरा पेशा है जिसका इस्तेमाल यहाँ के किसान अपने आजीविका को या आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए करते हैं। और जो मुख्य फसलें हैं, प्रमुख फसलें हैं,
तो प्रमुख फसलों के अंदर यहाँ पर दालें भी हैं और इसके अलावा जो मोटा अनाज है, तो प्रमुख फसलें जो हैं वह होगी मोटा अनाज। मोटे अनाज के अंतर्गत आ जाती हैं कौन कौन सी? ज्वार, बाजरा, ज्वार, बाजरा, और इसके अलावा दालें, जैसे अरहर की दालें अरहर, ये यहाँ पर प्रमुख फसलें हैं जो इस क्षेत्र में बोई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं तो कृषि जो है वो सीमित हो गई, और ये दुर्भाग्य है इस बुंदेलखंड क्षेत्र का, जिसको वीर भूमि भी कहते हैं, कि यहाँ पर जो कृषि है वह उन्नत नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ सिंचाई के साधन सीमित है। तो जब सिंचाई की बात करते हैं हम, तो इस क्षेत्र में सिंचाई, बुंदेलखंड के क्षेत्र में तो प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई संयुक्त परियोजनाएं भी हैं, नदी जोड़ो भी है, लेकिन हम कहेंगे सिंचाई जो है यहाँ पर सीमित है। और मुख्य परियोजना कौन सी है? मुख्य परियोजना वह है केन बेतवा लिंक परियोजना, यानी कि बेतवा नदी, जिसको कहते हैं बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बेतवा, केन, ये केन नदी है, लिंक परियोजना यानी कि इनको जोड़ने की परियोजना। यह हो गया हमारा इससे जुड़े हुए कृषि। अगला पॉइंट आएगा इसके अंदर, जिसे कहा जाता है नदियां। तो नदियों के मामले में यह क्षेत्र कैसा है? तो यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं जो इस क्षेत्र से बहती हैं? प्रमुख नदियों के अंतर्गत नाम आ जाता है सिंध का। ये सिंधु नहीं है, ये सिंध के नाम से है। अब जो सिंध नदी है, यह नदी जब उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना जी में मिलती है तो वह पंचनद यानी कि 5 नदियों का मिलन स्थल भी कहलाता है। तो एक तो सिंध नदी है, इसके अलावा सबसे प्रमुख नदी जो है वह बेतवा नदी है। बेतवा नदी जो है इसे कहते हैं बुंदेलखंड की जीवन रेखा। तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, और फिर ये ललितपुर होते हुए, निवाड़ी होते हुए, फिर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिलती है हमीरपुर जिले में, जीवन रेखा। तो यह क्वेश्चन जो है, जो मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में कहां पर जाकर यमुना जी में मिलती है, ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल का है, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। तो बेतवा, सिंध, इसके अलावा केन, यह नदियां हैं इस, और साथ ही साथ हमें जो बेतवा नदी में जाकर कुछ नदियां मिलती हैं, जैसे कि बीना नदी है, इसके अलावा एक और नदी है धसान नदी, ये नदियां भी इस क्षेत्र के अंदर प्रमुखतः सिंचाई के लिए उपलब्ध कराती हैं। अब बात आते हैं बुंदेलखंड जो है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यह भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का भंडार है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व क्या है इसका? इसका जो महत्व है वो ये है कि यहाँ पर जो है हमें मिलते हैं खजुराहो के मंदिर। ये खजुराहो के जो मंदिर हैं, यह कहाँ पर है, जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के अंदर भी शामिल किया है। तो यह मिलते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले के अंदर यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जिनका निर्माण किसने किया? चंदेल वंश के राजपूत शासकों ने। इसके अलावा यहाँ पर कलंजिर का किला मिलता है। ये जो कलंजिर का किला है, ये वो जगह है जहाँ 1545 में शेरशाह सूरी की घायल होने पर मृत्यु हुई थी। तो कलंजिर का किला जो पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। इसके अलावा और भी कई सारी ऐतिहासिक भवन आदि हैं जो
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से देखें तो यह महत्वपूर्ण हो गया। अब देखते हैं आर्थिक संसाधन या खनिज कौन-कौन से हैं। तो यह क्षेत्र जो है वो खनिज की दृष्टि से भी संपन्न है। और मुख्य रूप से जो खनिज है वह कौन-कौन से हैं खनिज? तो खनिज में आ जाता है चूना पत्थर। अब चूना पत्थर जो है इसका प्रमुख इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योग। तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में न केवल हमें आग्नेय शैल मिलते हैं वरन यहाँ पर अवसादी शैल भी प्राप्त होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है चूना पत्थर। फिर इसके अलावा यहाँ पर ग्रेनाइट है और ग्रेनाइट के अंतर्गत यदि हम देखें तो ललितपुर है, छतरपुर का नाम आएगा और साथ ही साथ जो महोबा जिला है वहां पर हमें ग्रेनाइट। तो इस क्षेत्र के अंदर भवन निर्माण के पत्थर और इसके अलावा फेल्ड्सपर भी मिलता है यहाँ पर, जिसका इस्तेमाल जो है बर्तन आदि के निर्माण में होता है। तो यहाँ पर भवन निर्माण के पत्थर और भवन निर्माण और इसके अलावा जो बर्तन उद्योग है वह भी विकसित है, जिसमें फेल्ड्सपर, क्वार्टजाइट आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज का जो बुंदेलखंड का टॉपिक है वह हमारा समाप्त हुआ। आप लोग मेरे साथ इस फोन नंबर पर जरूर जुड़ते रहिए ताकि जो कम्युनिटी लिंक मैंने बनाया हुआ है उसके ऊपर आप शामिल हो जाएं और जो भी मैं सूचनाएं आप लोगों को देना चाहूं जैसे पीडीएफ आदि के बारे में, तो वह सूचनाएं आपको इसी के माध्यम से पता चलेगी। आपने समय निकालकर वीडियो देखा और लेक्चर सुना, आपका धन्यवाद।